नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम अभी चल रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रतिभागी हैं। एनटीपीसी 1.25 करोड़ स्टूडेंट भाग ले रहे हैं और आज सबसे बड़ी बात है कि दूसरा चरण उस परीक्षा का शुरू हो रहा है। और ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा जिनको अभी देना है, उनको किन विषयों पर अब ज़्यादा फोकस करना है, क्या ट्रेंड है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं एम सिविल सर्विसेज के शशांक सर। इनसे हम बात करेंगे कि आप कैसे ध्यान दें कि आप अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सके एग्जाम में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए सर। और सबसे पहला मेरा प्रश्न है सर कि किस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए और ट्रेंड अभी तक आप क्या देख रहे हैं? पहले तो सभी अभ्यर्थियों को जिनका एग्ज़ाम है अभी, उनको शुभाशीष मेरा, और वो अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम में करके आएँ, और इसके लिए ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। दूसरी बात क्या कि आपने जो प्रश्न उठाया है कि देखिए, अभी पूरे मार्केट में लोग हल्ला कर रहे हैं साइंस साइंस साइंस। तो अगर विषयबद्ध हम देखें, अभी जो एग्ज़ाम पिछले चरण में हुआ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है आपको रीजनिंग मैथ से। 10 प्रश्न साइंस से पूछे गए हैं, और रीजनिंग मैथ में भी बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसका पैटर्न मैं बता रहा हूँ कि सर्किल से प्रश्न, आपको पजल पजल पर प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद जो सैलोलिज्म है उस पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनको बच्चों को ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद मैथ्स में अगर आते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, उससे भी 1-2 प्रश्न आता है। अर्थमेटिक रेगुलर वे में उससे प्रश्न पूछे गए हैं, तो उस पर फोकस्ड होना है बच्चों को, और ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान देनी चाहिए बच्चों को। इधर उधर थोड़ा सा कम ध्यान दें। स्टैटिक जीके एक महत्वपूर्ण फैक्टर अभी उभर के आया है। आपको स्टैटिक जीके से लगभग आपको 7-8 प्रश्न या 10 प्रश्न के आसपास पूछे ही जा रहे हैं। और करंट अफेयर्स, तो साइंस, करंट अफेयर्स, उसके बाद आपको स्टैटिक जीके पर ध्यान दें, और ज़्यादा से ज़्यादा मैथ और रीजनिंग पर प्रैक्टिस में अपने आप को बरकरार रखें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके आ पाएंगे बच्चे। मुझे लगातार अभी लाइव जब क्लासेस में लेता हूँ या ऑफलाइन भी क्लासेस ले रहा हूँ, तो उसमें भी बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर कितना सिक्योर स्कोर होगा कि मैं सफल हो पाऊँ। तो बच्चों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, एग्ज़ाम चूँकि बहुत लंबी प्रक्रिया है और इसमें नॉर्मलाइजेशन होना है, तो आप अपना 100% एग्ज़ाम में दें, तभी जा कर के ये अभी दिमाग से आपको निकाल देना पड़ेगा कि मेरा कितना स्कोर। आप उस जो प्रश्न पत्र है उसको 100% दें आप, और उसके बाद ये अपने दिमाग से निकाल दें कि मुझे कितना स्कोर करना है, क्या नहीं करना है, मेरी सफलता होगी या नहीं होगी, मुझे 80% 85%, जैसे कि मुझे बार बार आता है कि सर 85% कर देंगे तो मेरा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना 100% उस प्रश्न पत्र को दें, और जो जो सेक्शन मैंने बताया है उस सेक्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में रखें। सफलता आपके कदमों को चूमेगा ही चूमेगा, और आप सफल होंगे तो पता ही है कि आपके घरों में क्या होगा, नई ज्योति लेकर के आएगा। सर, एक प्रश्न बहुत लड़के जो हैं वो टेंशन में है कि जो करंट अफेयर्स है वो पिछले साल का पूछा जा रहा है, क्या करें? यही मैं बता रहा हूँ कि देखिए, 2019 और 2020 दोनों के करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों को सूचकांक, ठीक है, स्पोर्ट्स की विभिन्न घटनाओं, और आपको जो हमारा जो योजनाएं अभी चल रही हैं जो पिछले 2019 में हुआ है, तो उस पर फोकस्ड होना पड़ेगा। और बाकी जो करंट अफेयर्स है जो रोजाना चल रहा है वो 2020 का करें। लेकिन जो आपको सूचकांक है, तो इन्वायरमेंट से जितने भी चीज़ें आपको सूचकांक में आता है, वो योजनाएं हैं या नियुक्तियां जो है, ठीक है, वो 2019 में जो बहुत सारी नियुक्तियां हुई हैं उसको भी आपको 2019 से देखना पड़ेगा। तो ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। 2019 में जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसको एक बार गो थ्रू हो जाएं, और 2020 को मेनली फोकस करना है। देखिए, 2-3 प्रश्न मैं बार बार बता रहा हूं कि करंट अफेयर्स में भी 2019 के 2 या 3 प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं 2019 से, ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं 2020 से। तो बच्चों को जो मैं बता रहा हूं वो बातें अगर बच्चे ध्यान में रखेंगे, उस पॉइंट्स को अगर देखेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता उनको मिलेगी ही मिलेगी। सर, आपने नॉर्मलाइजेशन की बात की, लेकिन बहुत सारे छात्र, मैं खुद गया था सेंटर पे, तो उनका उदास थे। कुछ बोले कि मैं तो 75 ही कर पाया, मैं 70 ही कर पाया। और मैक्सिमम लोग जो हैं या तो देखा देखी में स्कोर बनाने के लिए तो नहीं, ज़्यादा निगेटिव पर अटेम्प्ट लेते जा रहे हैं। उनके लिए सर क्या कहना है आपका? देखिए,
मैं बार बार वही बात बता रहा हूं जो मैंने पहले भी कहा आपको कि देखिए, प्रश्न पत्र पर फोकस्ड होना चाहिए। आपको न तो स्कोरिंग पर ध्यान देना है, ना ही आपको नॉर्मलाइजेशन के आपके दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए। आप उस दिन पर्टिकुलर डे जो होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और आप प्रश्न पत्र को देखें, और प्रश्न पत्र में जितने क्वेश्चंस हैं आप कर सकते हैं, मैक्सिमम जितने कर सकते हैं वो करें। एक्यूरेसी पर ध्यान देना एकदम आवश्यक है। नॉर्मलाइजेशन में सबसे बड़ा फैक्टर है आपका एक्यूरेसी। अगर आपका एक्यूरेसी ठीक है नहीं होगा तो नॉर्मलाइजेशन में आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो आप ये मत देखें कि आपने कितना कितना कर दिया या कितना कर लेंगे या क्या किया नहीं किया। आप उस प्रश्न पत्र को देखते हुए, एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को करें। कि मैं बार बार बच्चों को बोलता भी, क्लास में भी बोलता हूं, और अभी भी आपके चैनल के माध्यम से मैं बच्चों को बोलना चाह रहा हूं कि बच्चे ये मत ध्यान दें कि कौन क्या कर रहा है। आप अपना 100% एफर्ट लगाएं और उस प्रश्न पत्र को 100% एफर्ट दे करके बनाएं। और मैथ, रीजनिंग, मैथ में खास करके आपको ज़्यादा ज्योमेट्री के पोर्शंस, क्योंकि शुरू में ज्योमेट्री के 2-3 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन फिर बाद में क्या होगा, ज्योमेट्री के कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ज़्यादातर अर्थमेटिक को ध्यान में रखें। ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उस पर फोकस्ड रहें और प्रैक्टिस में रहें। और जैसा कि बता रहे हैं कि रीजनिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है वर्तमान में। पजल के प्रश्न, आपको जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसके प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, तो उसको आप बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे क्या होगा कि आपका स्कोरिंग अधिक बढ़ेगा। और खास करके साइंस के विषय में, क्योंकि मैं एक साइंस का टीचर हूं, तो मैं साइंस में आपको बताना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाए हैं और उसी कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना है, केवल ठीक है सूक्ष्म बातों को ध्यान में रखें कि आपका विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, ध्वनि क्या है, तो ज़्यादा अंदर घुसा करके प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। तो फोकस्ड रहें, रिजल्ट पक्का होगा। सर एक और सर महाकुंभ परीक्षा का आने वाला है अप्रैल मई में, ग्रुप डी का, और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है उसमें भी फॉर्म फिलअप किए हैं। तो क्या स्टैंडर्ड रहेगा क्वेश्चन का, और 3 महीना समय है, कैसे स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, उस पर सर संक्षिप्त में बताते सर जरा। देखिए, सबसे पहली बात क्या कि ग्रुप डी एनटीपीसी दोनों डिफरेंट एग्जाम है। ग्रुप डी में साइंस बहुत ज़्यादा फैक्टर लाइक कर रहा है, वहाँ आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछेगा। तो मैं बच्चों को ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, आप समयबद्ध और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, क्योंकि पिछले बार हमको याद है कि बायो के बहुत छोटे छोटे प्रश्न लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, तो उस पर भी फोकस रहें। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, उसके बाद तो ह्यूमन जो फिजियोलॉजी होता है उसको पूरा टेकल आउट करें। साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट करने का प्रयास करते रहें, लगातार प्रयास करते रहें, जिससे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और साथ में रीजनिंग, मैथ तो है ही, वो बहुत बड़ा फैक्टर है और यही आपको सफलता दिलाएगा। साइंस में फिजिक्स, ठीक है, और थोड़ा सा केमिस्ट्री का पोर्शन, और प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, एनिमल फिजियोलॉजी, उसके बाद आपका रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर्स, ये आपको सफलता दिला देगा। तो ये थे हमारे साथ शशांक सर, जिनका साफ कहना है, उन्होंने हर एक स्ट्रेटजी को बताया एनटीपीसी में जो सेकेंड फेज और उसके बाद के फेज होने वाले हैं उसको लेकर, और ग्रुप डी को लेकर भी। तो आप तैयारी में लग जाएं और जो टिप्स दिया जा रहा है उसे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपके परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन करने के लिए में काफ़ी सहायक होंगे। और रेलवे, दरोगा और बिहार में होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उससे संबंधित खबरों के लिए आप न्यूज़ पीआर के साथ जुड़े रहें। हम आपके हर एक स्पेशलिस्ट गुरु के साथ इंटरव्यू कराएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है, किन किन चीज़ों को देखना है, किन किन चीज़ों से बचना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।